Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Rana Sarmad Mahmood signing in from the platform of Bin Qasim HD. A very warm welcome to our viewers. I am hoping you all must be enjoying good in health. May Allah Pak protect you and your families from every kind of chronic disease. मैं इंट्रोडक्शन से पहले कुछ एक दो बातें करना चाहूँगा. आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, खासकर इस कोविड-19 में हम लोगों को महदूद कर दिया गया है घरों तक, लेकिन हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है कि एटलीस्ट हम अपने आप को एंटरटेन करवाएं. एंटरटेन करवाने के हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं. हम ऑनलाइन डिफरेंट सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बिजनेसेस कर सकते हैं. इसके अलावा हर वो एक्टिविटी जो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग भी हो और एटलीस्ट हमें सीखने को भी मिले, हम उसको ज़रूर अप्रोच करें. इसी हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ we can get maximum help for our community from every person जो कि इस concerned department में हमारे पास available है. जो हमारा टॉपिक है पोल्ट्री प्रोडक्शंस एंड लाइव स्टॉक के हवाले से, मैं चाहूँगा इस टॉपिक को आज इतना सिंप्लीफाई किया जाए कि हमारी ऑडियंस को ये समझ आ सके कि उन लोगों के लिए और उनकी लाइफ में अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पोल्ट्री और लाइव स्टॉक की अहमियत क्या है. For this purpose, we have a very special guest. I would like to introduce my guest with you people. अगर इनकी अचीवमेंट्स पे बात करूं तो मेरे ख्याल से मुझे 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, बिकॉज माशाल्लाह इन दिस एज और बहुत यंग एज में इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है. मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. वी हैव डॉक्टर मोहम्मद अली ताहिर राना विद अस. इन्होंने अपना डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से कंप्लीट किया. देन ही रिसीव्ड हिज मास्टर्स डिग्री एमफिल इन पैथोलॉजी फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, और माशाल्लाह से ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं. और विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स माय गेस्ट. वी हैव डॉक्टर अली ताहिर राना विद अस. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच राना शर्मा साहब. सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र. आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम मैनेज किया हमारे लिए, हमारे इस चैनल के लिए, और मैं चाहूँगा आज का हमारा सेशन प्रोडक्टिव रहे और इससे मैक्सिमम हम लोग सीख सकें. सो कमिंग टुवर्ड्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, मैं उससे पहले चाहूँगा कि विद योर परमिशन हमारा जो टॉपिक है इसको हम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें. लाइक पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरे ख्याल से इस पर जितनी भी डिस्कशन की जाए वो कम है, और मैं चाहूँगा कि इसमें हम इतना बेसिक लेके इसको चलें कि हमारे ऑडियंस को मेन की पॉइंट समझ आ सके कि इसको एज अ बिजनेस देखना है तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है, एज अ हमने पार्ट टाइम देखना है क्या फ़ायदा है, एज अ हॉबी बनाना है तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है. तो सर आई वुड लाइक टू हैव सिंपल मीनिंग ऑफ पोल्ट्री, कि पोल्ट्री है क्या. एक्चुअली अगर देखा जाए पोल्ट्री और लाइव स्टॉक के हवाले से ये बहुत एक डाइवर्स फील्ड है. अब लाइव स्टॉक के अंदर भी डिफरेंट सब सेक्टर्स आ जाते हैं. उसके अंदर सबसे पहला जो सब सेक्टर है हमारे पास पोल्ट्री का है. अगर पोल्ट्री के आप मीनिंग को समझना चाहते हैं तो पोल्ट्री का मीनिंग सिंपल अल्फाज में ये होगा कि जो मुर्गियाँ हम घर में पालते हैं, जिनको हम इंग्लिश ज़बान में डोमेस्टिकेटेड चिकन्स या बर्ड्स कहते हैं, उनकी रेयरिंग, उनकी नशोनुमा जो हम घर के अंदर करते हैं उसको हम पोल्ट्री कहते हैं. ये एक सिंपल एक इसकी डेफिनेशन है. अगर हम इंग्लिश में इसको मोर एलेबोरेट कर दूं तो इसका मतलब ये होगा कि द रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स इन द हाउसेस और इन द कमर्शियल पर्पस इज नोन एज पोल्ट्री. नाइस, थैंक यू. मेरे ख्याल से जितना सिंपल आपने कर दी है आवाम को समझ आ चुका होगा, लेकिन इसमें मैं एक दो चीज़ें ऐड करूँगा कि हर स्टेज में, हर एज ग्रुप में हमें किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़रूर रहता है. मैं अगर परिंदों की ही बात करूं जो कि आपकी फील्ड है, लाइक मेनी पीपल आर यूज्ड टू से दैट के डीवीएम को हम कहेंगे जी ये तो डंगर डॉक्टर है, एंड वेरी सॉरी कि ये वो वर्ड है जो कि सूट नहीं करता. लाइक एक प्रोफेशनल डिग्री है, आफ्टर 5 years यू आर एबल टू राइट डॉक्टर विद योर नेम. तो इसके पीछे जो स्ट्रगल है मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंस को पता लग सके. सेकेंडली मैं ये चाहूंगा कि ऑडियंस को आप बताएं कि हाउ वी कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम जिसको हम डीवीएम का नाम देते हैं, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम एडमिशन ले सकते हैं डीवीएम के अंदर. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. स्टूडेंट अवेयरनेस नहीं होती, उनको ये नहीं पता होता एफएससी के बाद उन्होंने किस प्रोग्राम में एनरोल होना है. इफ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड
in getting the degree of DVM, how he or she can get enrolled in DVM? What is the purpose of getting this degree? इसके behind story क्या है? किस process को हम follow करेंगे? हम कह सकते हैं कि we are veterinarian? सबसे पहले तो इसमें शर्मा साहब ये देखा जाए कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। एफएससी के बाद मोस्टली लोग जो होते हैं वेंटी टेस्ट की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम एमबीबीएस करें, बीडीएस करें, लेकिन डीवीएम को हमेशा ना एक साइड लाइन हमेशा रखा गया। अगर कहते हैं कि एमबीबीएस में ना हुआ चलो डीवीएम कर लेंगे, एटलीस्ट डॉक्टर नाम साथ लग जाएगा, लेकिन हमारी आवाम के अंदर बिल्कुल इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, वो डीवीएम को एक अच्छा समझते ही नहीं है। उनको चाहिए कि इसको भी उतनी इक्वल इंपॉर्टेंस दें जितनी एमबीबीएस और बीडीएस को दी जाती है, लेकिन वो इसको नहीं देते। अगर इसी तरह मैं अब्रॉड की बात करता हूँ, अब्रॉड में देखा जाए तो वहाँ पे डीवीएम्स को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी सोच होगी, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही इधर भी जरूर मिलती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलती जिस हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। मैं अपने ऑडियंस की गोश गुजार करता चलूँ कि इन द स्टार्ट आई हैव व्हेन आई वाज डिस्कसिंग डॉक्टर्स अचीवमेंट कि अली साहब की जो अचीवमेंट्स हैं उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया। आई वुड लाइक टू ऐड राइट नाउ डॉक्टर साहब इज करंटली सर्विंग एज अ लेक्चरर इन मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, और माशाल्लाह से आफ्टर रिसीविंग हिज गोल्ड मेडल इनको नेक्स्ट वीक से ही ऑफर हो गई थी कि दैट यू कैन ज्वाइन अस एज अ लेक्चरर, और माशाल्लाह से साइड बिजनेस के तौर पे ये अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं जिसमें हमारे पास फीड रिलेटेड हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल रिलेटेड हैं, और मैं अक्सर औकात इनसे बात करता हूँ कि डॉक्टर साहब जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो शायद इस एज में अगर देखा जाए तो लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती, उन्होंने जाना किस साइड पे है, और बहुत अर्ली लेवल पे आपने अपने आप को एक पॉइंट पे मैच्योर कर लिया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस के लिए आप बताएं कि ये आपका लाइफ किस तरह से मूव किया, आपके जो हार्ड टाइम था, आपकी जो हार्ड वर्किंग थी, ये किस तरह से आपने मैनेज किया इन तमाम चीज़ों? एक्चुअली जब मैं अपनी लड़कपन की एज में था, जब जवान था बिल्कुल, तो मैंने तभी से सोच लिया था कि एक वेटनरी प्रोफेशन को ही चूज़ करना है, क्योंकि माय फादर इज़ आल्सो वेटनेरियन। ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक पैशन था यहाँ से, क्योंकि मैं शुरू से उनको देखता आ रहा था, द वे ही ट्रीट द बर्ड्स, द वे ही ट्रीट द एनिमल्स, तो वो शौक डेवलप हो गया। फिर उससे बड़ी बात, मेरे ग्रैंडफादर जो नाना अबू हैं वो भी वेटनेरियन डायरेक्टर रिटायर हैं, सो दैट्स व्हाई ये शौक वहीं से डेवलप हुआ है मुझे, तो मैंने कहा इसको आगे लेके चलूंगा। इसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं चाहूँगा, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती इस प्रोग्राम की तरफ भेजा गया है, लेकिन अगर भेज दिया गया है तो आप पे क्या लाजिम नहीं है कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें? इफ़ यू आर गेटिंग योर डिग्री एज योर पैशन देन यू कैन ओनली ग्रोथ इन दैट में, इसके अलावा ग्रोथ नहीं आपकी हो सकती। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि हमें मजबूरी के तहत भी पैशन को अडॉप्ट करना पड़ सकता है? ऑफ कोर्स फैमिली प्रेशर तो होता है हर किसी के ऊपर, हर कोई चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, वो तो नॉर्मल सी बात है, हर हाउस होल्ड में ये इशू होता है, लेकिन इंसान को वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए जो उसका दिल कहता है कि ये करनी चाहिए, उसी को अडॉप्ट करना चाहिए, उसी की तरफ ही जाना चाहिए, और ज़रूर अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। लाइक वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, और मेरे ख्याल से जितने हम एडवांस दौर से गुजर रहे हैं, वी पीपल आर बोल्ड इनफ, हम लोग बेहतर जानते हैं, फैसला लेने जानते हैं, अपने कैरियर के हवाले से हम बेहतर जानते हैं। वी हैव सोशल मीडिया, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, हमें पता होता है कि आफ्टर एफएससी हमने किस प्रोग्राम में एनरोल होना है। तो क्या अगर एक स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है कि उसने डीवीएम ही करना है, उसका फ्यूचर क्या आपकी नज़र में है, उसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है? जी बिल्कुल, इस तरह अगर देखा जाए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवीएम वो अगर उसका दिल करता है कि वो मास्टर्स की तरफ जाना चाहता है तो ज़रूर जाए, लेकिन अगर उसका फाइनेंशियल इतना बेहतर नहीं है तो ज़रूरी जाहिर सी बात है उसको चाहिए कि वो ऑप्ट करे किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। तो इसमें बेशुमार हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती हैं, फीड कंपनीज आ जाती हैं, और उसके बाद अपना बिजनेस भी चला सकता है। बहुत एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ कोर्स हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे टाइम की। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, और मैं हमेशा से बात करता हूं कि अगर आपको ड्यूरिंग योर डिग्री अवेयरनेस मिल गई है कि आपका फ्यूचर क्या है, लाइक एक इंसान को, एक बच्चे को बहुत पहले पता लग चुका होता है कि आया वो बिजनेस कर सकता है, वो जॉब कर सकता है, वो हायर क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकता है। लाइक अगर मैं आपकी एग्जांपल दूं, यू आर आल्सो एन एग्जांपल फॉर द स्टूडेंट्स जो इस टाइम डीवीएम में एनरोल्ड हैं, कि अगर आपको बिजनेस करना है आप पैरेलली वो भी देख सकते हैं,
آپ نے اسٹڈی کرنی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آئی ووڈ لائک کہ میرے آڈینس جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ڈیسیژن سوللی آپ کا اپنا ہے. آپ کے فادر مدر بہت بڑا رول اس میں ادا کرتے ہیں, لیکن آپ کو خود بہتر پتا ہے کہ آپ کا فیوچر کیا ہے, آپ کی کیریئر گروتھ کس طرح سے ہے. تو کیا آپ کے اس ڈیسیژن کے پیچھے آپ کا کتنا رول تھا, آپ کے پیرنٹس کا کتنا رول تھا, یا ریکوائرمنٹس کتنی آپ نے ان کو ویٹیج دیا تھا؟ شروع سے میرے مدر فادر نے تو مجھے یہی کہا ہوا تھا کہ جو دل کرتا ہے آپ کا کرو, اٹس بیٹر ٹو اڈاپٹ دیٹ لائن جو آپ کو آگے جا کے فائدہ مند ہے. تو میں نے بہتر یہی سمجھا, جو میرا پیشن تھا اسی کو میں 100% آگے فالو کر کے لے کے چلا, اور بہتر ہے میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اسی طرح اپنے پیشن کو ہی فالو کریں اور اپنے پیرنٹس کو کنونس کریں کہ ہمیں اسی پیشن کو آگے گو تھرو کرنا ہے. تو ویورز, میں چاہوں گا کہ اپنے اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم لوگ فردر ڈسکشن کو لے کے چلیں ایز اے بزنس, کہ پولٹری ایز اے بزنس کس طرح سے ہمارے پاس بہتر ہو سکتا ہے, یا جو لائف اسٹاک ہے اس میں ہم اپنا ان پٹ میکسیمم کتنا دے سکتے ہیں. اس میں اگر ہمارے پاس گروتھ ہے تو بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن, بینگ اے کوالیفائڈ پرسن, ہم لوگ اس میں کس طرح سے اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں, ہم لوگوں کو کس طرح سے اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ اگر یہ بزنس بہتر ہے تو آپ گرو کس طرح سے کریں, آپ اس کو مینیج کس طرح سے کریں. سر, ڈاکٹر صاحب, کمنگ ٹوورڈز آور فرسٹ کوسچن فرام دا بزنس پوائنٹ آف ویو, پولٹری کا آپ پاکستان میں اسکوپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر پاکستان کی اکنامک سروے 18-19 کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان از دا 11th لارجسٹ کنٹری ان پولٹری پروڈکشن. ماشاء اللہ. اور دوسرا اس میں یہ چیز دیکھی جائے تو ہمارے ہر سال جو گروتھ ریٹ ہے وہ 8 to 10% پر اینم انکریز ہو رہا ہے. اور پولٹری انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد ہمارے ایک بیک بون ہماری اکانومی کی سمجھی جاتی ہے. اس کا جی ڈی پی میں جو اینولی جی ڈی پی گروتھ میں اس کا بہت بہت بڑا رول ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اس میں اسمال اسکیل ہمارے جو بزنس ہیں, لائک ہم اپنے گھروں میں, لائک اس کوارنٹائن میں ہم اگر چاہیں اس بزنس کو اسٹیبلش کرنا, تو کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن کو ہم فالو کر کے اس میں گرو کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے کوئی بھی گھر میں ایزیلی مرغی پال سکتا ہے. وہ اگر 10 لینا چاہے 10 لے لے, 5 لینا چاہے 5 لے لے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس اسپیس نہیں بھی ہے, یو کین بائی دا کیجیز, آپ کیجیز بنا سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, پھر اس کے بعد مارکیٹ سے بائی کر سکتے ہیں, پھر ان کو اپنے گھر میں شفٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نے جتنی اس میں مرغیاں وغیرہ لینی ہیں, جتنی ہینس وغیرہ لینی ہیں اس میں ڈال دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایزیلی آپ یہ اپنا بزنس وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کی ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک تو ایزیلی اسپیس اویلیبل ہو, مطلب ایک پراپر پروویژن آف, ہمارے پاس واٹر ہونا چاہیے, ہمارے پاس فیڈ ہونی چاہیے پراپر. دوسرا, اگر آپ نے گھر کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو آپ گھر کا جو کچن کا ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایز اے فیڈ. یہ تو بہت سمپل ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں, لائک بچپن سے سب کو شوق ہوتا ہے مرغیاں پالنے کا. اب اس کو اگر بہت زیادہ سمپلر ورڈز میں لے جائیں تو لوگوں کی خواہش رہی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کل کرنے کے لیے یا اپنے ایز پر ہابی ہم لوگ مرغیاں لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں ڈفرینٹ ورائٹی اویلیبل ہے, ڈفرینٹ ہمارے پاس کوالٹیز اس میں اویلیبل ہے, ڈفرینٹ نسل ہمیں اس میں اویلیبل ہوتی ہے. لیکن اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر صاحب بات کریں تو کون سی ہمارے پاس جو ویرائٹی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے, جو ہمیں میٹ میں ہمارے پاس ایگز پوائنٹ آف ویو سے ہمیں زیادہ بیٹر رزلٹ دے گی؟ دیکھیں, برائلر تو آپ کا چل ہی رہا ہے جو میٹ پرپس کے لیے ہے, لیکن اب اگر آپ نے گھر کے لیے رکھنی ہے اور میٹ پرپس پلس ایگ پرپس ڈوئل پرپس کے لیے آپ نے رکھنی ہے, تو میرے خیال سے مصری گولڈن جو ہوگی وہ بہت بیٹر ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک واحد بریڈ ہے جس کو آپ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں, جتنی بھی آپ نے لینی ہو, اور اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور کچن کا ویسٹ کھلائیں. اگر آپ جاتے ہیں کمرشل فیڈ کھلائیں تو وہ بھی کھلا سکتے ہیں, جو آپ کا دل کرتا ہے کھلائیں, انشاءاللہ آپ کو گروتھ دے گی. ڈاکٹر صاحب, آئی واز گوئنگ تھرو یور ریسرچ آرٹیکل, میں آپ کا ریسرچ آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ریسنٹلی گراس روٹ لیول پہ جا کے اس بزنس کو خود رن کیا ہے, اور آپ کے جو ایم فل کا تھیسس تھا اس میں آپ نے پراپر ایک خود بزنس سیٹ اپ کیا. آپ 3 ٹائم خود ان کو پانی بھی ڈالتے تھے, دانا بھی ڈالتے تھے, ان کی ویکسینیشن آپ خود کرتے تھے. تو کیا ریئلٹی کتنی ہے اس میں؟ بالکل, آف کورس کیا, یہ سب کچھ کیا. تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, کیسا رہا ایکسپیرینس؟ یہ کافی ہیکٹک کام ہے اگر آپ نے کرنا ہے یہ ایک جگہ کے اوپر تو, اور اسپیشلی یہ ساؤتھ پنجاب کا اگر انوائرمنٹ دیکھا جائے کہ کس قسم کا انوائرمنٹ ہے, اور اوپر سے اوپن ہاؤسنگ ہے, مطلب اس میں انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم, جیسے آج کل کنٹرول شیڈز وغیرہ ہیں انوائرمنٹلی کنٹرولڈ ہے, ویسا سسٹم نہیں. اگر آپ فری جو ہمارے پاس اوپن شیڈ ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں تو کافی ٹف ہو جاتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس میں.
इसके लिए आपको अच्छे एनवायरनमेंट का इंतजार करना पड़ता है, और उसके लिए फिर आपको एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए आपको वेंटिलेशन बेहतर करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, वी आर फेसिंग क्लाइमेटिक इश्यूज, हमारे पास एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत आ रही हैं, एंड वी आर लिविंग इन साउथ पंजाब और मुल्तान जैसे गर्म शहर में इन दिनों में फार्मिंग के बारे में आपकी क्या राय है? आया अगर कोई एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहता है, मैं जीरो से स्टार्ट लेता हूँ, इफ आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो मेरे लिए कितना इफेक्टिव रहेगा? मेरी प्रोडक्शन किस लेवल तक मुझे मिल सकती है? देखें, अगर किसी ने ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करना है ना, तो 3 किस्म के सिस्टम्स आते हैं हमारे पास पोल्ट्री प्रोडक्शन में। एक होता है फ्री रेंज, एक होता है इंटेंसिव, और एक होता है सेमी इंटेंसिव। मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ इन तीनों के मायने क्या है। फ्री रेंज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप समझ लें एक रूम है, ये एक फ्री रेंज है, मतलब मुर्गियां जो हैं फ्रीली मूव कर रही हैं, इधर से उधर भाग रही हैं, अपना खाना भी खा रही हैं, पानी भी पी रही हैं, तो ये हो गया फ्री रेंज। अगर किसी की छत पे जगह है और वो छत एडिक्वेट जगह है तो वहां पे मुर्गियां डाल ले, वो एक फ्री रेंज सिस्टम हो जाएगा, वहीं पे उसको खुराक भी मिलेगी, वहीं पे उसको पानी भी मिलेगा। सेकंड, सेमी इंटेंसिव। सेमी इंटेंसिव में ये होता है कि कुछ टाइम के लिए मुर्गियां जो अपना टाइम बाहर गुजारती हैं, कुछ टाइम के लिए अंदर, जैसे आपने अक्सर विलेजेस वगैरह में देखा होगा, देहात वगैरह में देखा होगा कि मुर्गियां जो हैं वो सुबह के टाइम चल फिर रही होती है, अपना ढूंढ रही होती है खाना, फिर जब मगरिब का टाइम होता है तो उनके ऊपर एक टोकरी सी रख दी जाती है, जो नॉर्मल एक होता है। ये हो गया हमारे पास सेमी इंटेंसिव। अब इसको एक आसान लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पास इंटेंसिव हो गया वो एंटायरली एक कमरे के अंदर ही होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक कमरा है और कमरे के अंदर आपने वेंटिलेशन बड़े अच्छे तरीके से रखी हुई है और उसके अंदर आपने 50-100 मुर्गियां रखी हुई हैं, तो ये इंटेंसिव हो गया, मतलब उनको बाहर जाने की कोई स्पेस नहीं मिल रही। और इंटेंसिव की मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इंटेंसिव एग्जांपल है हमारे पास कंट्रोल शेड्स के, इसमें मुर्गियां बाहर नहीं निकलती, उसी एनवायरनमेंट के अंदर रहती है, उसी एनवायरनमेंट के अंदर पलती बढ़ती है। डॉक्टर साहब की ही बात को हम कंटिन्यू करें कि हमारे पास 3 तरह की जो इन्होंने कैटेगरीज डिस्कस की हैं, ये तीनों कैटेगरीज हमारे पास अपने घरों में अवेलेबल रही हैं, ठीक है। अब हमें बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि हम किस कैटेगरी में जी रहे हैं, या हमने अगर वो सेटअप बनाया हुआ है तो हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर, किस हेडिंग के अंदर लाई करता है। मैं चाहूंगा कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर साहब से ये पूछा जाए कि हमारे पास हर तकरीबन सीजन में सुनने में आता है कि रानीखेत आ गया है, हमारे पास सुनने में आता है कि जी बर्ड फ्लू आ गया है। डॉक्टर साहब, बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, व्हाट इज योर टेक कि इसमें रियलिटी कितनी है? ऑफ कोर्स रियलिटी तो है, इसमें होता जरूर है, ये आपके डिपेंड करता है आपकी बायोसिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर कि मतलब आप कितना इन्फेक्शन का कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो ये डिजीज आएंगी। बेशक वो आप मुर्गियां अपने घर में पाल रहे हैं या कमर्शियल फॉर्म्स पर हैं, तो अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो डिजीज आएंगी। तो दैट्स ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, आ जाती होती है। लाइक इसमें अगर हम बात करें टोटली नॉन टेक्निकल अप्रोच के साथ, आई एम नॉट फ्रॉम योर फील्ड, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर मैं अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि मैं कुछ ना कुछ इस पे बात कर सकता हूं, आई कैन गाइड एट सम लेवल। लेकिन अगर हम किसी एक्सपर्ट से बात करें तो हमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं। लाइक कोई इनके हक में होता है, कोई कहता है कि ऐसा इन रियलिटी कुछ नहीं है। तो आप किस पोजीशन पे लाई करते हैं, किसको आप सपोर्ट करेंगे इसमें? देखें, ये न्यूकासल डिजीज जैसे आप रानीखेत जिसको कहते हैं, और दूसरा आपने डिजीज का नाम बर्ड फ्लू, ये हकीकत है, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये आती हैं और इनके बचाव के लिए हम वैक्सीनेशन को ही अडॉप्ट करते हैं। और तो जो हमारे पास फीड है, इस फीड के बारे में आप क्या कहेंगे? फीड कितनी इफेक्टिव है इनकी ग्रोथ में? लाइक 40 डेज में आपके पास चूजा तैयार हो जाता है। आप क्या समझते हैं बीइंग अ डॉक्टर इन द सेम फील्ड कि ये इंसानी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है? ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फायदेमंद है। जैसा कि आपको पता है कि कमर्शियल फार्म्स का ब्रॉयलर होता है। अब ये जो ब्रॉयलर है ये कोई 1-2 दिन में तैयार नहीं हो गया, इसको कई साल लगे हैं इसकी ब्रीड लाइन को तैयार करने के लिए। और जो ये लोग बात करते हैं कि फीड के अंदर हार्मोन्स डाले जाते हैं या इसके अंदर कोई और चीज़ ऐसी डाली जाती है जिससे इनकी ग्रोथ फौरन हो जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। असल ये चीज़ है कि ये ब्रीड जो है ये एक साइंटिफिक रिसर्च पे बनी है, इसकी पूरी एक ब्रीड लाइन है जिसके ऊपर ये पूरी ब्रीड बनी है। और दूसरा, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी दूं, अगर आप एक जगह असील मुर्गियां रख लें, एक जगह आप ब्रॉयलर की रख लें, असील को भी आप वही फीड खिलाएं, उनका भी यही फीड खिलाएं, आप देखिएगा वो कभी भी उतना वेट गेन नहीं करेंगे जितनी जल्दी ब्रॉयलर करेंगे। उसकी रीजन, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा नहीं है, उनका जेनेटिक मेकअप साइंटिफिक पे बना हुआ है, उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा नहीं है।
सो वो बर्ड जो अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे ये सब कुछ गेन कर रहा है इतने डेज के ऊपर, तो ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो जेनेटिक मेकअप को ही सपोर्ट करके आगे लेके जा रहा है। ठीक हो गया। ऑडियंस को ये मैं बताता चलूं कि ये मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई इन्फॉर्मेशन है। लाइक हम तुक्केबाजी जितनी भी कर लें, हम अपने तजर्बात की बेस पे जो भी बात कर लें, लेकिन जो चीज़ साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, जो रिसर्च बताती है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर कोई बंदा रिसर्च में इतना डीपली घुमा हुआ है तो इसका मतलब उसको ही बेहतर पता है। हम लोग अपने तजर्बात पे कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं, लेकिन हम उसमें ये नहीं बता सकते डॉक्टर साहब कि हम लोगों ने 100% इसको प्रूव कर दिया। लाइक आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक वायरस का जिक्र किया जा रहा है कि चिकन को नहीं खाना, कोरोना फैल जाएगा, इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया ने कई चीजें हमें इन रियलिटी दिखाई हैं, कई चीजें हमें बताया है कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन बीइंग अ कॉमन पर्सन हम स्क्रॉल करते हुए हम ये कह देते हैं हाँ जी ये नोटिफिकेशन भी असली है, ये बीमारी भी असली है। आप डॉक्टर होने के नाते आजकल जो इशू बना हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बातें बिल्कुल गलत हैं, ये एक मिथ है और ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि वो गोश्त ना खाएं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं और वो नोटिफिकेशन भी गलत था। और रिसेंटली पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पोल्ट्री मीट इज सेफ टू ईट, आप सुकून से खाएं, न्यूट्रिशियस मीट है, खाएं। असल में हमारे पकाने का अंदाज ही ऐसा है कि उसमें ना बैक्टीरिया ना वायरस, कोई चीज़ नहीं बचती। हमारा टेम्परेचर हम जिस पे पकाते हैं उस पर कोई चीज़ नहीं बचती। और दूसरा ये बात देखी जाए कि इसमें कोरोना वायरस है या वो है, ये सारी बातें फजूल है। इनकी बहुत अच्छे। इसी में लाइक मैं आज एक सुन रहा था एंकर को, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि पाकिस्तान में हम कोविड-19 से बहुत ज्यादा सेफ एंड साउंड गुजर रहे हैं। उसके पीछे रीजंस है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्ड इम्यूनिटी। हम हमारा अगर इम्यूनिटी लेवल को बात करें की तरफ हम जाएं और उस पर डिस्कस करें तो डॉक्टर साहब, ब्रॉयलर प्लस देसी कंपैरेटिवली दोनों में से एक नॉर्मल पर्सन के लिए अच्छा कौन सा? लाइक हम शादी ब्याह पे ब्रॉयलर के अलावा हमारी शादियां नहीं होती, लेकिन क्या कि उसको एक वक्त ज़रूरत बना लिया गया है, क्या इसमें जो देसी गोश्त है उसको हम ऐड कर सकते हैं? देखिए शर्मा साहब, इसमें हम बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि एक मुर्गी 40 दिन के अंदर तैयार हो रही है, आप उसको कमर्शियल फीड खिला रहे हैं। एक मुर्गी है जिसको टाइम लगता है तैयार होने में, तो आप उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उसको रिप्लेस कर लें? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन एक ले मैन के लिए इसको अंडरस्टैंड करना कितना आसान हो सकता है? इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ यही ऐड करना चाहता हूँ कि ब्रॉयलर जो है वो 40 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, लेकिन जो असील मुर्गी है उसको टाइम लगता है तैयार होने में। तो इसका मतलब फिर असील में हमारे पास जो है देखें, ज्यादा शादी ब्याह के मौके पे मुर्गियां जल्दी तैयार होंगी या वो तैयार होंगी? ये बात भी आपकी बिल्कुल बजा है। तो डॉक्टर साहब, कमिंग टुवर्ड्स लाइफ स्टॉक, अगर मैं एक कॉमन मैन होने के नाते कहूंगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस अमंग योर पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक, क्या कहेंगे आप? देखें, लाइफ स्टॉक के अंदर हमारे पास ये आ जाती हैं भैंसें, गाय, बकरियां और भेड़ वगैरह आ जाते हैं, तो यही डिफरेंस है इनमें एक। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपने जो एमफिल किया इन पैथोलॉजी, इसमें लाइफ स्टॉक का पार्ट इंक्लूडेड था? अगर था तो कितनी उसको वेटेज दी गई थी? लाइफ स्टॉक के सब्जेक्ट्स तो होते हैं हमारे, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न था वो पोल्ट्री के हवाले से था कि मैं पोल्ट्री पैथोलॉजिस्ट हूँ, मैंने पोल्ट्री के ऊपर रिसर्च की है। तो आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया आपके फादर, आपके नाना बू इस सेम फील्ड से हैं, तो उनसे कितना सीखने का मौका मिला आपको? ऑफ कोर्स, उनकी रहनुमाई हर स्टेज पे चलती है, उनसे अभी भी बातें होती हैं, उनसे अभी भी पूछता हूँ। अच्छी बात है, मेरी सारी रहनुमाई हो जाती है। क्या आप इन फ्यूचर अपने बच्चों में, फैमिली में, नेबरहुड में किसी को कहेंगे डीवीएम को परस्यू करना? ऑफ कोर्स, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं बल्कि सब ऑडियंस को कहूँगा और उन मदर और फादर से कहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है फॉर इवन गर्ल्स और बॉयज़, ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसको अडॉप्ट करें। ये हम लोगों ने ही इसको और अच्छा बनाना है, हम लोगों ने ही इसको बिल्कुल अजीब सा वर्ड बनाया हुआ डंगा डॉक्टर। और मेरे ख्याल से अगर कोई डंगा डॉक्टर कहता है तो इसमें फख्र हमें महसूस होता है, हमें इसमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। अगर हम नॉर्मली देखें, आम डिग्री ग्रेजुएशन आपकी 4 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर इस डिग्री की बात करें आपको 5 इयर्स लग रहे हैं, 10 सेमेस्टर्स आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। तो मेरे ख्याल से तो लोगों को यहाँ से समझना है इट्स नॉट दैट इजी। लोग कहते हैं एमबीबीएस इज डिफिकल्ट, बीडीएस इज डिफिकल्ट। मैं पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ
تو میرے خیال سے DVM بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے جتنا آپ MBBS اور BDS کو ویٹیج دیتے ہیں. دیکھیں سرما صاحب, میں بن قاسم کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جانوروں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر گلی میں کوئی کتا جا رہا ہو تو اس کو بچے وٹے مارنے لگ جاتے ہیں, ایون کہ بڑا بھی ہو, سمجھدار انسان ہو, وہ بھی یہ حرکت کرتا ہے. بالکل. آپ اس سے خود سوچ لیں کہ ہماری نیشن کہاں ریلائی کرتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک کوٹیشن پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نیشن کی, کسی بھی قوم کی جو عقل مندی ہے اور جس قوم کی دیکھی جائے کہ کتنی ترقی یافتہ ہے, کتنا اس میں شعور ہے, تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اینیملس کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے, وہ برڈس کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے, یہاں سے پتہ لگتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں صرف اویئرنیس کی کمی ہے. اگر سرما صاحب اویئرنیس آ جائے ہمارے اس قوم کے اندر تو میرے خیال سے DVM کو ہر کوئی اچھا ہی سمجھے. وی آر فیسنگ پرائسز ایشو. ٹھیک ہے, ہماری پرائسز ہائی ہو رہی ہیں, لو ہو رہی ہیں. لائک لاسٹ ویک تک ہماری 400 kg پلس کو بھی ہم ٹارگیٹ ٹچ کر گئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ریزن کیا ہے؟ یکدم چکن 110 120 پہ بھی آ رہا ہے, آپ کا 250 پہ بھی آ رہا ہے, اور یکدم 400 پہ کراس کر رہا ہے. ریزن اس کی ریزن سرما صاحب یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ لاک ڈاؤن کے چل رہا ہے, آج کل جزوی لاک ڈاؤن بھی ہے. جیسے پہلے پورا کمپلیٹ لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو عوام موسٹلی جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کمرشل پولٹری سائڈ کے جتنے بھی شیڈز ہیں انہوں نے چوزا ڈالنا چھوڑ دیا تھا. ایک تو یہ ریزن تھی. دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ اب جو ریٹ گریجول فوراً انکریز ہوا ہے, ڈیمانڈ انکریز ہو گئی ہے. وہ ڈیمانڈ جب انکریز ہوئی ہے اس کی, تو وہاں سے پیچھے بیک ہینڈ سے ہمارے پاس چوزا اس ٹائم کم آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں پرسنل انٹرسٹ, پرسنل بینیفٹ کتنا ہو سکتا ہے؟ آف کورس سرما صاحب, کوئی بھی اگر بزنس انسان سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہمیشہ فرسٹ پرائورٹی رکھتا ہے. تو آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. ڈاکٹر صاحب ایک نیو ہمارے پاس انوینشن تو نہیں میں کہوں گا, لائک لوگوں کو اویئرنیس شاید اب ملی ہے کہ آسٹرچ فارمنگ, لوگ شتر مرغ کے جو گوشت کی طرف ہے جا رہے ہیں. لائک کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے بہت لذیذ ہے, طاقتور ہوتا ہے. یکدم سے ہمیں سننے کو ملا ہے آسٹرچ فارمنگ بڑھ گئی ہے. لیکن اب آج کل اگر میں ملتان کی بات کروں, دیر ور فیو پوائنٹس جہاں پہ اویلیبل تھا, لیکن اب اس طرح سے ہمیں نہیں مل پا رہا. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ آسٹرچ فارمنگ سے لوگ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا, آئی تھنک سو آلموسٹ 2 years بیک اور 3 years بیک, تو انہوں نے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا. تو جس کے اندر یہ جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آسٹرچ فارمنگ, تو ان کو بہت اچھا ایک سیٹ اپ پرووائڈ کر رہے تھے. آف کورس ہمارے پورے ساؤتھ پنجاب میں اگر دیکھا جائے, میں ملتان کی اگر صرف بات کروں تو 21 ہمارے پاس ایسے فارم تھے جہاں پہ عوام نے آسٹرچ رکھے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کی جائے کہ ہمارے ہاں یہ اتنا کیوں نہیں چلا, اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس موسٹلی پیپل جو ہیں وہ ان کے فائنینشیل اتنے حالات اچھے نہیں ہیں کہ وہ ایک ایسا میٹ خریدیں جس کا پر kg ویٹ 1600 to 1800 kg ہے. سو دیٹس وائی یہ ایک بالکل فیلڈ انیشیٹو تھا. آلموسٹ ابھی بھی یوز ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس کی نیوٹریٹیو ویلیو, اس کی نیوٹریشن اگر دیکھی جائے تو پولٹری سے بہت زیادہ ہے. اس میں آئرن کنٹینٹ بے تحاشا ہے, اس میں مائکرو منرلس بہت زیادہ ہیں, اس میں پروٹین کا لیول بہت ہائی ہے. اگر دیکھا جائے یہ نیوٹریشن کے حوالے سے تو پولٹری سے بہت اچھا میٹ ہے. اینڈ تھرڈلی ایک اور چیز کہ اس کو تیار ہونے میں تقریباً 1 سال لگتا ہے. 1 سال سے بہت لمبا عرصہ ہے یہ تو. جی ایسے ہی ہے. اب پولٹری دیکھا جائے برائلر 40 days کے اندر ہے, تو لوگ پریفریبلی اس چیز کو لائک کرتے ہیں جو جلدی ٹائم میں ہو. بالکل. میں اپنے آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے. جہاں آپ کے پاس اویئرنیس کم ہوگی, آپ لوگوں کو پراپرلی اس بزنس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. اس میں اپنی گورنمنٹس کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. لائک جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ گزری ہے, پنجاب گورنمنٹ, اس نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں. ہمارے کافی لوگوں کو شاید نہ پتا ہو, ہمارے پاس اورنج بائک پہ ڈفرنٹ ہمارے پاس کمپاؤڈرس, ہمارے پاس ڈفرنٹ جو اٹینڈنٹس ہیں موجود ہیں. آپ 9211 ان کا نمبر ہے, آپ نمبر ڈائل کریں, آپ کی لوکیشن پہ وہ آتے ہیں, آپ کے جو جانور ہیں ان کو چیک کرتے ہیں, ان کی ویکسینیشن کمپلیٹ کرتے ہیں, اور آپ کو پراپر گائیڈ کر کے جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بیماریوں سے بچنا ہے اور اپنے بزنس کو گرو کروانا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, ویکسینیشن کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے آپ کی فارمنگ میں؟ آف کورس ویکسینیشن کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ گھر میں بھی پال رہے ہیں یا کمرشل والے تو کرتے ہی ہیں ویکسین, آپ کو ویکسین لازمی کرنی چاہیے. میں آپ کو سمپل سا ایک ویکسینیشن اسکیڈول بتا دیتا ہوں جو آپ ہاؤس ہولڈ میں استعمال کر سکتے ہیں. پہلے دن پہ, جو پہلے ویک میں آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر آپ این ڈی کی ویکسین کرتے ہیں آئی ڈراپ کے ذریعے, یہ آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل مل جائے گی. اس کے بعد 3rd ویک کے اندر ہم این ڈی کی ہی کرتے ہیں لسوٹا کی. لسوٹا اس کی اسٹرین ہے, وہ ہم اس کو
बाय ड्रिंकिंग वाटर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें फीड के बारे में आपकी क्या राय है? लाइक हमारे पास मार्केट में, मैं किसी भी कंपनी को कोट नहीं करूंगा, लेकिन हमें ये सुनने में आता है कि फलां कंपनी की फीड अच्छी है, फलां की अच्छी है। हर फार्मर का एक अपना माइंडसेट है फीड के हवाले से। तो इसमें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फीड कितना मैटर करती है? अगर घर में किसी ने 10-20 मुर्गियां रखी हुई हैं, तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता फीड, तो घर का जो किचन का वेस्ट होता है वो खिला दे, वो काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो बाहर की फीड इस्तेमाल करे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 11 नंबर जो फीड है, जो हमारे यहाँ 11 नंबर राशन जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो मीट पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते। अगर किसी ने चिकन्स को वो एग पर्पस के लिए रखा हुआ है, तो उसके लिए राशन नंबर 13 होगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अब जो 13 नंबर राशन है, इसके अंदर कैल्शियम की तादाद ज़्यादा है, और अंडे को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें प्रोटीन का लेवल थोड़ा कम होता है, एनर्जी का थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब इसके अंदर वाइस वर्सा ये चेंजेस थोड़ी सी होती है। 11 नंबर हो गया हमारे पास मीट के लिए, और 13 नंबर राशन हमारे पास हो गया एग पर्पस के लिए। ये कमर्शियली हमारे पास अवेलेबल है। हम अपने प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी जितनी डिस्कशन रही है, हम उसको एक 2 से 3 लाइन में कंक्लूड करें। बिफोर कंक्लूडिंग, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि हम गर्मी के मौसम में इन बर्ड्स को किस तरह से ट्रीट करें, हम अपनी जान के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए उनका भी ख्याल किस तरह से रखें, क्योंकि उसका हमें इनडायरेक्ट फायदा हमारे बिजनेस पे भी है, हमारी ग्रोथ है, हमारे डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जानदार होने के नाते हमारे इस्लाम की जो हमारी तालीमात, इस्लामी तालीमात है, उसमें हम देखें तो हमें भी सिखाया जाता है कि अपने साथ जो बर्ताव आप कर रहे हैं उसी तरह जानवरों के साथ भी बर्ताव करें। तो डॉक्टर साहब, आप क्या इस बारे में कहेंगे? देखिए, हमारे साउथ पंजाब में आपको पता है आजकल कितनी गर्मी पड़ती है, 40-45 से भी above रहता है टेम्परेचर। तो हमारे पास बहुत सेंसिटिव बर्ड है हमारे पास चिकन। तो सबसे पहले तो 24 और वाटर की प्रोविजन उस एरिया में होनी चाहिए। ड्रिंकर्स 24 घंटे पानी अंदर वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा, दिन के टाइम 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, जब तक सूरज रहता है, तब तक आप ग्लूकोज या ORS जो नॉर्मल हमारे पास मेडिकल स्टोर पे मिलता है, वो आप इजीली डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आप अगर मल्टीविटामिन ऐड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल लाइसोविट टाइप सिरप मिल जाते हैं हमारे पास विटामिन ई के कैप्सूल्स वगैरह मिल जाते हैं, वो भी आप इसको डाल सकते हैं। सो ऑडियंस, मेरे ख्याल से हमारी जो डिस्कशन रही है, हम उस हर एक बंदे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो बिजनेस करे या ना करे, लेकिन इंसानियत के नाते इंसानियत का दर्स ही ये है कि आप अपने साथ साथ चरिंद परिंद जो भी जानवर आपके पास मौजूद हैं, एज अ लाइकिंग आपने रखे हुए हैं, अपने हॉबी के तौर पे उनको अपने साथ इंगेज रखा हुआ है, तो उनका ख्याल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। मैं डॉक्टर साहब को से चाहूँगा कि एक लास्ट हमें इस प्लेटफॉर्म के हवाले से हमें एक लेसन दें कि इसको अगर हमने बिजनेस बनाना है पोल्ट्री को, तो हमारे कॉमन मैन को सबसे पहले किन चीज़ों को समझना ज़रूरी है जिसकी वजह से उसका बिजनेस भी ग्रो करे और उसको परेशानी का भी कम से कम सामना करना पड़े। डॉक्टर साहब, एक लास्ट एंडिंग कोट, एक लास्ट लेसन मैं चाहूँगा आपसे। बिल्कुल, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अगर किसी के फाइनेंशियल उसको इतनी इजाज़त देते हैं कि वो एक बिज़नेस की तरफ जाए, और पोल्ट्री एक बहुत हेल्दी बिजनेस है। मैं GDP की अगर बात करूँ अपने इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, तो उसके अंदर देखा जाए तो रूरल पोल्ट्री जो है हमारे पास, उसका काफ़ी इस साल इंक्रीज हुआ है। तो अगर वो इतनी साथ उसकी हिम्मत अगर है, अगर उसके फाइनेंशियल इतनी इजाज़त देते हैं, तो ऑफ कोर्स वो स्टार्ट करे, वो 5 से स्टार्ट करे, 10 से स्टार्ट करे, लेकिन ज़रूर स्टार्ट करें। इसमें उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मीट पर्पस के हवाले से भी और एग पर्पस के हवाले से भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर स्टूडियो, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हमने इसमें लर्निंग दी हो अपने ऑडियंस के लिए, एंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला whenever wherever we will be requiring you, हम इंशाल्लाह ताला आपको इनविटेशन देंगे, हमारे स्टूडियो दोबारा आपके लिए हाजिर है, और इस तरह के हेल्दी प्रोडक्टिव सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वंस अगेन, थैंक्स फ्रॉम माय स्टूडियो, थैंक्स फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।